नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। चलिए यहाँ पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, साथ के साथ कि जो ह्यूमन बीइंग्स है यानी कि मानव है उनमें लैंगिक जनन की प्रोसेस किस सिस्टम के थ्रू होती है। तो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन है उसके लिए आपके एक पुष्प में संरचनाएं पाई जाती हैं। जो मादा जनन अंग है उसको अपन कहते हैं स्त्री केसर और जो नर जनन अंग है उसे अपन कहते हैं पुंकेसर। नर जनन अंग में पुंकेसर के अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो परागकोश, जो कि आपकी द्विकुंडलित और 4 कोष्ठक वाली संरचना है, और एक लंबा तार जो है उसे अपन कहते हैं तंतु यानी कि फिलामेंट। इस परागकोश के अंदर परागकण मौजूद होते हैं जो कि आपके क्या है, नर युग्मक है, मेल गैमीट है। अब पुष्प के अंदर बीचों बीच एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं स्त्री केसर। इस स्त्री केसर में सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग होता है वर्तिका और आधारी फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर जो है आपका बीजांड प्रेजेंट होता है। अब इस बीजांड से क्या होगा, बीज का निर्माण होगा और अंडाशय से फल का निर्माण होगा। बीजांड के अंदर आपके अंड कोशिका प्रेजेंट होती है। तो परागण की प्रोसेस, परागण क्या है कि एक पुष्प के पुंकेसरों का दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है, जो कि कीटों के द्वारा हो सकता है, कीड़ों के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा या फिर हवा के द्वारा हो सकता है। अब ये जब परागण होता है वो 2 तरीके से है, स्वपरागण, परपरागण। तो स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे अपन कहते हैं स्वपरागण। परपरागण होता है एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना, परपरागण। अब परागण के थ्रू जो है परागकण किस पे आ गए, वर्तिकाग्र तक आ गए। अब इन परागकणों में क्या होगा, एक पराग नलिका का निर्माण होगा जिसमें आपके नर युग्मक प्रेजेंट होते हैं। ये नर युग्मक, 2 नर युग्मक होंगे, इनमें से एक नर युग्मक क्या करेगा, बीजांड द्वारीय सिरे से होता हुआ बीजांड के अंदर प्रवेश करेगा जिसमें आपके अंड कोशिका मौजूद होती है। वो उस अंड कोशिका को जाके निषेचित कर देगा। अब इन दोनों के संयुग्मन की प्रक्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। तो ये जब दोनों मिले तो इन्होंने क्या बना लिया, युग्मनज यानी कि जायगोट बना लिया। अब इस युग्मनज में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और एक नया भ्रूण जो है वो बन जाएगा। इस तरीके से पादपों के अंदर लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। साथ के साथ हमने स्टार्ट किया था मानवों के अंदर लैंगिक जनन। तो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर जो नर है उसमें प्रेजेंट है आपका नर जनन तंत्र और मादा के अंदर प्रेजेंट है मादा जनन तंत्र। इनके जो प्राथमिक ऑर्गन होते हैं यानी कि प्राथमिक अंग है, नर के अंदर क्या है, वृषण है प्राथमिक अंग, और मादा के अंदर जो प्राथमिक अंग है वो क्या है, अंडाशय। अब देखिए ये जो वृषण है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। तो ये जो शुक्राणु है यही क्या है, अपना नर युग्मक है, यानी कि आपके मेल गैमीट है, नर जनन कोशिका है शुक्राणु, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर अपने प्रेजेंट होती है अंड कोशिका, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, अंडाणु भी कहते हैं, एग सेल। अब ये जो अंडाणु है वही क्या है, अपनी इस अंडाणु को ही अपन क्या कहते हैं, अंडाणु को ही कहा जाता है आपके मादा युग्मक। क्या कहा जाता है, मादा युग्मक। तो 2 इंडिविजुअल्स में अलग अलग युग्मक जो है वो आपके बन गए, ठीक है। अब 2 अलग अलग युग्मक बन गए, ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं बॉडी के अंदर। जो आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, दोनों युग्मक मिलेंगे और जायगोट का युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। अब देखिए कि किस तरीके से स्पर्म जो है अंडाणु तक पहुंचेगा, एग सेल तक पहुंचता है। उसके लिए जनन अंगों की आवश्यकता होगी, किसी न किसी अंग के द्वारा ही तो ये जो आपका नर युग्मक है शुक्राणु वो मादा युग्मक तक जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो नर युग्मक होता है वो आपका क्या होता है, मोटाइल, गतिशील होता है। ये इंटरकोर्स के दौरान जो है फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा और मादा युग्मक को जाके फर्टिलाइज करेगा। अब देखिए उसके लिए नर के अंदर यानी कि मेल के अंदर
एक तंत्र पाया जाता है, अंगों का समूह है जो मिलके क्या बनाता है, नर जनन तंत्र बनाता है। ये जो आपको वीडियो नजर आ रही है ये किसकी है, नर जनन तंत्र की है। देखिए इसमें जो इस तरीके से आपको ये गोल वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रही है, ये क्या है, अपने टेस्टिस है जो मेल के अंदर पाए जाते हैं। एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस को अपन कहते हैं वृषण, तो एक जोड़ी वृषण जो है उदर गुहा के बाहर प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं उदर गुहा के बाहर प्रेजेंट? क्या आपने सोचा है कभी कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं होते? तो ये जो एक जोड़ी वृषण है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, जिसे अपन कहते हैं स्क्रोटम भी। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री ज़्यादा है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए सही नहीं है। यानी कि शुक्राणु जो है उनके परिपक्वन के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कम ताप की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये जो वृषण है वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इस वृषण के ऊपर इस तरीके से ये कवरिंग आपको एक नजर आ रही है, इसको अपन कहते हैं अधिवृषण। क्या कहा जाता है? अधिवृषण कहा जाता है। तो देखो स्पर्म का निर्माण कहाँ पर हुआ? वृषण के अंदर। शुक्राणु का निर्माण हुआ वृषण में। अब ये वृषण को स्टोरेज रखने का काम कौन करेगा? इनका स्टोरेज करेगा ये अधिवृषण। ठीक है, अब इस अधिवृषण से होते हुए इस तरीके से नलिका आपको नजर आ रही है, ये दो, ये क्या है आपकी? ये है वास डिफरेंस। क्या है? ये अपनी है वास डिफरेंस। ये क्या करती है? ये क्या करेगी? जो ये शुक्राणु है इनको आगे लेके जाने का काम करेगी। भाई आगे लेके जाएगी तभी तो बॉडी से आउट आएगा, ये नहीं तो यहीं पे रह जाएगा। तो ये शुक्राणु को आगे लेकर जाने का कार्य करती है। आगे जाकर ये जो आपकी वास डिफरेंसिया है ये जाके इस तरीके से एक जगह मिलती है। यहाँ पर आपकी कुछ ग्रंथियाँ मौजूद होती है, जैसे कि आपके कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद है, सेमिनल वेसिकल ग्रंथि मौजूद है। कौन सी? सेमिनल वेसिकल। और एक तीसरी ग्रंथि मौजूद होती है जिसे अपन कहते हैं काउपर ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि क्या करती है? कुछ कुछ सिक्रीशन करती है। तो कुछ कुछ स्त्रावण जो करेगी वो किस में मिल जाएंगे? ये जो शुक्राणु है उनमें मिल जाएंगे, और ये मिलके क्या बना लेते हैं? सीमेन, यानी कि वीर्य का निर्माण करते हैं। यानी कि जो शुक्राणु है ना वो कैसे फॉर्म में आ जाते हैं? थोड़े तरल लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इनके कुछ ये जो ग्रंथियां हैं इनके द्वारा कुछ स्त्रावण की वजह से, जिससे ये बॉडी से क्या हो सके? आउट हो सके। अब ये आगे जाके इस तरीके से किस में खुलता है? आगे जाके ये जो है इस तरीके से, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पीनिस के थ्रू, और जो अपना मूत्र मार्ग है जिसे अपन क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। किसके द्वारा? मूत्र मार्ग के द्वारा ये जो शुक्राणु हैं वो क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। इस मूत्र मार्ग का क्या कार्य होगा? यूरेथ्रा का शुक्राणुओं को भी आउट करेगा और साथ के साथ जो यूरिन है उसको भी एक्सक्रीट आउट करेगा आपका मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। आई बात समझ में? तो ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र बनाते हैं। देखिए आगे एक बार, नर जनन कोशिका क्या है? अपनी शुक्राणु है। इनका निर्माण कहाँ पर होगा? टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर होगा। और ये जो वृषण है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए जो टेम्परेचर है कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो है ये वृषण शरीर के बाहर प्रेजेंट होते हैं। जिस गुहा में प्रेजेंट होते हैं उसको अपन कहते हैं स्क्रोटम। क्या? स्क्रोटम की गुहा कहते हैं। आगे चलिए देखिए फिर कि आपके ये जो है वो वीडियो था उसी का ये डायग्राम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए ये क्या है अपने? ये है टेस्टिस। क्या है ये? ये है टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है इसको अपन कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। तो जो वृषण होते हैं वो एक तरीके से ग्रंथि भी है। क्यों ग्रंथि है? तो इस वृषण के द्वारा, इन वृषणों के द्वारा एक हार्मोन भी रिलीज किया जाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज किया जाता है, जो कि एक मेल हार्मोन है, एक नर हार्मोन है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। किसके द्वारा रिलीज? वृषण के द्वारा। अब ये क्या करता है? एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करेगा,
साथ के साथ ये क्या करता है, नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे उनमें दाढ़ी मूंछ का आना, उनकी आवाज़ का भारी होना, यानी कि उनके अंदर जितने भी ऐसे मेल वाले कैरेक्टर हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। ये केवल नरों के अंदर, मेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, फीमेल के अंदर नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, मेल हार्मोन है। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या हो गया, वृषण के अंदर हो गया शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म्स का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये शुक्राणु कहाँ पर इकट्ठे रहेंगे, तो ये जो आपका एपिडिडाइमिस है, इसके ऊपर ये जो कवरिंग आपको नजर आ रही है इस तरीके से टोपी, ये क्या है, अधिवृषण, जिसे अपन क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, जो कि किसका कार्य करेगा, इन स्पर्म को स्टोर करने का कार्य करेगा। अब स्पर्म, ये जो इस तरीके से आपको ये नजर आ रही है, ये क्या है, अपने वास डिफरेंस, क्या है, वास डिफरेंस, ये क्या करेगी, इन शुक्राणुओं को आगे लेके जाने का कार्य करेगी। क्या, शुक्राणुओं को आगे लेकर जाने का कार्य करती है। अब शुक्राणु गए आगे, ठीक है, आगे जाके ये जो है, ये आपकी क्या है, इसे अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो है वो आपकी क्या है, सेमिनल ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल, और ये वाली जो है वो आपकी क्या है, काउपर ग्रंथि। देखो ये तीन ग्रंथियां जो है यहाँ पर मौजूद होती है, ये क्या करती हैं, कुछ विशेष प्रकार का सिक्रीशन करती हैं तीनों मिलके, जो कि किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, शुक्राणु के साथ मिक्स हो जाते हैं, और किसका निर्माण कर लेते हैं, वीर्य का, सीमेन का। ठीक है, अब इसके थ्रू होता हुआ ये क्या है, ये है आपका, इसे अपन कहते हैं पेनिस यानी कि शिश्न। ये क्या है, पेनिस शिश्न, जो कि जो मेल है उसके अंदर पाई जाने वाली संरचना है। अब इस शिश्न जो है किसके द्वारा, इसको अपन कहते हैं यूरिथ्रा। आगे जो है इसे अपन क्या कहेंगे, यूरिथ्रा, यानी कि ये क्या है, मूत्र मार्ग। क्या है ये, मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। अब इसके द्वारा क्या होगा, इस यूरिथ्रा के द्वारा एक तो मूत्र का भी उत्सर्जन होगा और शुक्राणु का भी उत्सर्जन होगा, स्पर्म भी जो है बाहर जाएंगे। किसके द्वारा, इस यूरिथ्रा के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा। आगे नहीं आगे बात समझ में। इस तरीके से ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बना लिए, एक नर जनन तंत्र बना लिए। देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, यानी कि मूत्राशय है। क्या है, मूत्राशय, जहाँ पर यूरिन क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है, ये क्या है, यूरिटर्स, यानी कि मूत्र वाहिनी, जो कि मूत्र को लाने का काम करेगी इस मूत्राशय के अंदर। आगे नहीं आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये मिलके आपके क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राथमिक अंग कौन सा है, वृषण, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। देखिए आगे, टेस्टोस्टेरोन जो कि क्या है, नर हार्मोन है, वृषण द्वारा उत्पादन तथा स्रवण। यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण, तो जब प्यूबर्टी आती है एक लड़के के अंदर, तो आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी आने के पश्चात उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, उसके शरीर पर बाल आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। ये क्या है, प्यूबर्टी के लक्षण है। तो तब ये जो है आपके यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं के द्वारा, तो आपके जो है इस तरीके से वास डिफरेंस गई, उनको अपन क्या कहा, शुक्र वाहिका, तो ये आगे की साइड गई। शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर क्या बनाती है, संयुक्त नली बनाती है। और मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा, जिसके द्वारा शुक्राणु व मूत्र दोनों का उत्सर्जन किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे मिलके क्या बना लिए, एक नरजनन तंत्र। देखिए आगे, प्रोस्टेट व शुक्राशय द्वारा स्त्रावण से शुक्राणु किस में आ जाते हैं, एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। तो हमने देखा ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल और काउपर ग्रंथि, इन तीनों ने कुछ रिलीज किया, जिसकी वजह से आपके जो शुक्राणु हैं वो तरल माध्यम में आ गए, और उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, वीर्य नाम दे दिया। क्या नाम दिया, वीर्य। तो इन्हें स्थानांतरण में मदद करेगा।
तथा पोषण भी प्रदान करता है। क्या? पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है और हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है अपना? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये अपना आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, जो कि किस में प्रेजेंट है? स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। शुक्राणु में पूंछ से गमन करने में सहायता करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये किसकी है? ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने है स्पर्म की। देखो यहाँ पर मैं इसको समझाती हूँ आपको कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसे होती है और ये कैसे मूव करता है। देखो यहाँ पर ये वाला जो इसका भाग है ये क्या है? हेड है। ये क्या है? हेड यानी कि सिर। इसको अपन क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। तो इसमें ऊपर की साइड जो ये टोपी है ना, इसको अपन कहते हैं, ये ब्राउन कलर की आपको नजर आ रही है, ये है एक्रोसोम। क्या है? एक्रोसोम। ये क्या करेगा? ये एक्रोसोम ही जाके, मान लो कि यहाँ पे ये क्या है? अंडकोशिका, इसमें जाके जो है अंदर घुसेगा, ये एक्रोसोम वाला पार्ट ही। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धड़, यानी कि मिडिल पीस। क्या है ये? मिडिल पीस है। और इसके बाद ये वाला जो सिरा है इसको अपन कहते हैं पूंछ, यानी कि टेल। अब इसमें मूवमेंट कैसे होगा? देखो, आपने कभी कैटरपिलर जो लार्वा आती है उनको कभी चलते देखा है क्या? कैटरपिलर को, जैसे कभी मटर छील रहे हो उसमें से लट निकल आती है, देसी लैंग्वेज में लट निकल आती है मटर वटर, और इनमें, और बरसाती सीजन में तो वैसे ही बहुत आती है। तो जब आपने इनको चलते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आगे से ऐसे ऐसे नहीं चलती, वो पहले पीछे से यूं मूव करेगी और फिर आगे से यूं मूव करेगी। करती है इस तरीके से मूव करके, पहले पीछे से मूव करेगी और फिर आगे से मूव करेगी। इस तरीके से करती है, नहीं करती? तो उसी तरीके से ये जो पूंछ है इस स्पर्म की, इस तरीके से गति करती है, फिर इसका आगे वाला पोर्शन आगे बढ़ता है। ठीक है। पूंछ गति करेगी, फिर आगे वाला पोर्शन आगे बढ़ेगा, पूंछ गति करेगी, फिर आगे वाला पोर्शन आगे बढ़ेगा। इस तरीके से ये जो स्पर्म है उसको गति प्रदान किसने की? इस टेल ने की, पूंछ ने की। आई कि नहीं आई बात समझ में? और इस तरीके से गति करता हुआ ये स्पर्म कहाँ तक जाता है? एग सेल तक जाता है, अंडकोशिका तक जाता है। देखिए आगे, मादा जनन कोशिका। यहाँ तो अपना कंप्लीट हुआ क्या? नर जनन तंत्र। ठीक है। अब अपन आते हैं मादा जनन कोशिका, यानी कि मादा जनन तंत्र पर। देखो, आपका जो मादा जनन कोशिका है वो क्या है? एग सेल है, अंडकोशिका है। ये अंडकोशिका आपके कहाँ पर प्रेजेंट होती है मैं भी आपको बताऊंगी। आगे देखो, लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है, फीमेल्स के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या है? उसको अपन कहते हैं बच्चा लोगों अंडाशय। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं ओवेरी। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है? अंडाशय है। ठीक है। इसमें ऐसे जब एक लड़की जन्म लेती है ना, जब उसका बर्थ होता है तो उसके अंडाशय में अपनी ओवेरी तो उसके पास प्रेजेंट होती है। इस अंडाशय के अंदर बहुत सारी अपरिपक्व अंडकोशिकाएं होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे मानो कि कोई एक लेडी है, उस लेडी ने एक लड़की को जन्म दिया। उस लेडी ने क्या किया? एक लड़की को जन्म दिया। अब जब उसने लड़की को जन्म दिया ना, तो उस लड़की के पेट में ऑलरेडी उसका बच्चा था। कैसे? क्योंकि उसके अंडाशय के अंदर सारे अपरिपक्व एग सेल अंडकोशिका मौजूद है। अब जब प्यूबर्टी आएगी, यानी कि यौवन आरंभ होगा, तो पीरियड्स चालू हो जाते हैं, जो रक्तस्राव है वो होने लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या? रजोधर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं जब प्यूबर्टी आती है एक लड़की के अंदर।
तो हर एक पीरियड्स पे क्या होता है, इस ओवेरी से निकल के हर टाइम एक एग सेल, एक पीरियड्स में केवल एक अंड कोशिका ही इस अंडाशय से निकल के कहाँ आएगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाती है। तो यानी कि हर महीने एक अंड कोशिका क्या होगी, मैच्योर होगी। यानी कि एक लड़की जब पैदा हुई तो सारे अपने अंडे लेकर पैदा होती है। तो एक लड़की ने जब एक लड़की को जन्म दिया तो उस लड़की के पेट में उसका बच्चा ऑलरेडी मौजूद है। अपन इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यौवन आरंभ पर कुछ अंडे परिपक्व होते हैं, प्रत्येक माह एक अंडा क्या होता है, परिपक्व होता है। और कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या है आपका, ये है मादा जनन तंत्र। क्या है ये, मादा जनन तंत्र। देखो इस डायग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना इस तरीके से, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओवेरी अंडाशय। इस अंडाशय के ऊपर इस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है, ये जुड़ी हुई उससे, और ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसमें। इसको अपन कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है बच्चे, गर्भाशय, यूटेरस। क्या है, गर्भाशय, जहां पर बच्चा 9 महीने रहता है। फिर ये जो आपको नीचे आगे जाके किस में खुलता है, सर्विक्स, ग्रीवा में, और फिर ग्रीवा खुलती है आगे जाके योनि में, वेजाइना में, जिसके थ्रू बच्चा बाहर आता है। देखिए आगे एक बार कि आपके ये स्ट्रक्चर होती है जो अभी अपन ने वीडियो में देखा ना, वो देखो अब इसमें। अब आपके यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, ये क्या है, ये है आपके क्या, अंडाशय, यानी कि ओवेरी। तो एक जोड़ी अंडाशय जो है प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल के अंदर। तो एक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दूसरा ये रहा यहाँ पर। इस अंडाशय के अंदर ये जो आपको सारी नजर आ रही है, ये क्या है, अंड कोशिका है, क्या है, एग सेल है, अंड कोशिका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके से आपको नजर आ रही है जुड़ी हुई ट्यूब, इसे अपन क्या कहते हैं बच्चे, फैलोपियन नलिका कहते हैं। क्या कहेंगे, फैलोपियन नलिका कहेंगे। अब क्या होता है, देखो जब पीरियड्स होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, पीरियड्स के 14वें दिन पे, लगभग 14th डे पर क्या होता है कि एक अंड कोशिका जो है इस अंडाशय से निकल के कहाँ आ जाती है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाती है, ठीक है। कहाँ आई, फैलोपियन ट्यूब में। अब मान लो इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो है इस तरीके से बॉडी के अंदर एंटर कर गया। बहुत सारे नंबर में स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन उस सब में रेस केवल एक ही जीतता है। एक स्पर्म जाके क्या करेगा, जो फैलोपियन, जैसे मान लो कि ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। क्या कहेंगे, फिम्ब्री कहेंगे। अब इस फिम्ब्री में इस तरीके से एग सेल जो है आके लग जाती है। इस अंड कोशिका का जो जीवन काल है केवल 1 दिन का होगा। कितने दिन का, केवल 1 दिन तक ही ये अंड कोशिका जीवित रहती है। अगर मान लो कि इस तरीके से लगी हुई है, उस टाइम स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो इसको आके क्या कर देगा, निषेचित कर देगा। इसको निषेचित किया तो ये जो है इस यूटेरस में आके लग जाता है, यानी कि उस युग्मनज का, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल गए, युग्मनज बन गया। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये किसकी है बच्चे, ये है आपका गर्भाशय, जिसे अपन कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं, गर्भाशय। इसमें ये जो युग्मनज है वो इसकी वॉल पे जाके चिपक जाता है और 9 महीने तक यहाँ पर इसका क्या होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। आई बात समझ में। अब फिर जो है सर्विक्स और विजाइना के थ्रू बच्चा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस तरीके से आपके ये जो मादा जनन तंत्र है वो कंप्लीट होता है इन सब ऑर्गन से मिलके। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब आप कहेंगे कि मैम अगर इंटरकोर्स के दौरान शुक्राणु अंदर एंटर ही नहीं किया फिर तो क्या है, अगर शुक्राणु एंटर नहीं किया तो जब अगले पीरियड्स आएंगे तो अगले पीरियड्स में वो जो अंड कोशिका थी जो मैच्योर हुई वो बाहर निकल जाएगी बॉडी से।
ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा कि पीरियड्स जो है नहीं आते जब प्रेगनेंसी हो जाती है। कोई लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें पीरियड्स नहीं आते, नॉर्मल उसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी गर्भाशय है ना, इसकी आंतरिक दीवार झड़ने लगती है, जिसे अपन कहते हैं एंडोमेट्रियम, वो झड़ने लगती है, जिसकी वजह से आपके जो है पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। और प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम झड़ना बंद कर देती है। ठीक है, चलिए देखिए आगे एक बार। अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण। गर्भाशय जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक क्या है? लचीली थैलेनुमा संरचना है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा किस में खुलता है? सर्विक्स के द्वारा वेजाइना में, योनि में खुलता है। अब निषेचन तथा निषेचन पश्च प्रक्रियाएं। क्या हुआ? इंटरकोर्स के दौरान शुक्राणु का योनि मार्ग में स्थानांतरण, फिर वहां पे शुक्राणु का अंडवाहिका तक गमन। वहां पर क्या है? आपकी अंडकोशिका प्रेजेंट है, एग सेल इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब में, उसमें उसको जाके क्या कर दिया? निषेचित कर दिया। तो इस प्रक्रिया को अपन ने क्या कह दिया? निषेचन कह दिया। निषेचित अंडे में क्या हुआ? विभाजन हुआ और आपके जो है किसका निर्माण हो गया? भ्रूण का निर्माण हो गया। आई कैन, यही बात समझ में? इस तरीके से ये यहाँ पर क्या है? तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका ओवम है। क्या है? ओवम है, अंडाणु है। और ये सारे क्या है? ये सब आपको जो नजर आ रही है इधर, ये है सारी शुक्राणु। इन सब शुक्राणु में से आप देखिएगा केवल एक शुक्राणु जो है इस अंडकोशिका को जाके क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया, निषेचित कर दिया। तो इस तरीके से एक अंडाणु को एक ही जो है शुक्राणु जाके निषेचित करता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक अंडकोशिका है, उसको दो स्पर्म सेल ने क्या कर दिया? उसको दो स्पर्म सेल ने इस तरीके से जाके निषेचित कर दिया। तो दो शुक्राणु एक अंडाणु, तो ये क्या होगा? बाद में जाके स्प्लिट हो जाएगा दो में। तो उससे क्या होंगे? जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन मुझे पता था, दिमाग में यही चल रहा होगा कि जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं। तो एक अंडकोशिका बनी, लेकिन उसको दो स्पर्म ने अगर फर्टिलाइज किया तो क्या हुआ कि वो विभाजन हो जाएगा, यानी कि स्प्लिट हो जाएगी दो में, और फिर जो है डेवलपमेंट होगा, तो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे, जो कि देखने में क्या होंगे? सेम होंगे। एक आपने देखा होगा जैसे सलमान खान की मूवी थी, उसमें दोनों सेम थे, वो वैसे जुड़वा। एक होते हैं कि जैसे मान लो कि लड़का लड़की एक साथ पैदा हो रहे हैं लेकिन उनकी शक्ल नहीं मिलती, तो ऐसे जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं कि एक महीने पर एक अंडकोशिका की जगह दो अंडकोशिका बन जाती है, फिर दो स्पर्म आते हैं और उनको आके क्या कर देते हैं? इस तरीके से फर्टिलाइज कर देते हैं, तो दो जुड़वा बच्चे अलग अलग पैदा हो जाते हैं। इनकी शक्लें क्या होती है? सेम नहीं होती। आगे बात समझ में? चलिए अब अपन आते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी मदर से जुड़ता कैसे है? युग्मनज बन गया, भ्रूण का विकास हो गया, मदर से जुड़ेगा कैसे? देखो, आपको पता है कि कोई भी जीव है उसको जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की तो जरूरत पड़ेगी ही, पोषण की जरूरत तो उसे पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो पोषण है, और यानी कि अपनी मदर से कैसे कनेक्ट रहेगा वो बच्चा, अपनी मदर से कैसे कनेक्ट रहेगा? तो एक जो संरचना है जो कि एक माता को अपने बच्चे से जोड़ती है पेट के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या भी है इसका? अपरा। दूसरा नाम क्या है? अपरा भी है। तो माँ को क्या करेगा? भ्रूण से जोड़ने का कार्य करेगा। गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई क्या है? तस्तरी नुमा संरचना। भ्रूण के पोषण, श्वसन व उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। आप सोच रहे होंगे कि पेट में रह के ही बच्चा ये सब करता है क्या? अरे बच्चा सब कुछ करता है, श्वसन भी करता है, पोषण भी प्राप्त करता है, उत्सर्जन भी करता है, सब चीज़ें चलती है उस बच्चे के अंदर। भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सजीव है, तो सजीव में तो सारी प्रोसेस होगी ना। और इस तरीके से ये जो आपकी प्लेसेंटा है वो नज़र आती है। तो इस तरीके से ये जो तस्तरी नुमा संरचना होती है इसे अपन क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही ये जो बच्चा है अपनी माँ से जुड़ा रहता है। आई कैन, यही बात समझ में? ये क्या करेगी? इसको प्रोटेक्ट भी करके रखेगी, यानी कि इसको सुरक्षा भी प्रदान करेगी, और साथ के साथ इसके श्वसन का, इसके उत्सर्जन का, पोषण का काम भी करेगी। कौन? अपरा यानी कि प्लेसेंटा।
आगे देखिए, अब अपन आते हैं रजोधर्म पे यानी कि ऋतुस्राव पे। रजोधर्म क्या होता है कि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर एक दिन तक ये क्या होती है, जीवित रहती है, गर्भाशय की अंतःभित्ति का टूटना। देखो, रजोधर्म अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मासिक चक्र को कहा जाता है रजोधर्म। जो पहली बार पीरियड्स आते हैं उन्हें अपन कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है, मेनार्च कहा जाता है, ठीक है। और जो आखिरी बार यानी कि एक जो लेडी है ना, वो 45-50 तक की एज तक की माँ बन सकती है, उसके बाद उसमें पीरियड्स नहीं आते। तो जो लास्ट टाइम पीरियड्स आते हैं उसे क्या कहा जाता है, रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है, यानी कि पॉज लग गया पीरियड्स पे, ठीक है। देखिए, अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली होता क्या है, तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो गर्भाशय है, इस तरीके से हमने गर्भाशय देखा था, इसमें ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार जो होती है ना, ये झड़ना प्रारंभ कर देती है। जिस आंतरिक दीवार को अपन क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये क्या होता है, झड़ना प्रारंभ कर देती है। अब ये झड़ेगी तो आपके क्या होगी, ब्लीडिंग, यानी कि आ रहे हैं पीरियड्स। अब प्रेगनेंसी में पीरियड्स इसीलिए नहीं आते क्योंकि बच्चा आपके गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय में आने के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है वो खुद को प्रिपेयर करती है उस बच्चे के लिए, इसीलिए प्रेगनेंसी में पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। रक्त तथा म्यूकस के रूप में निष्कासन, तो जो आपके एंडोमेट्रियम है उसका ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में क्या होता है, योनि के द्वारा बाहर निष्कासन होता है, ठीक है। आई बात समझ में, जिसे अपन क्या कहते हैं, देसी लैंग्वेज में अपने कहते हैं पीरियड्स, और बाकी इसका नाम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र। लगभग कितने दिन का होता है, लगभग जो है 28 दिन का होता है, जिसमें जो है 1 से 5 दिन के लगभग, 1 से 3 दिन भी हो सकता है, कहीं में किसी में 4 भी हो सकता है, किसी में 5 और किसी में 6 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो है 1 से 5 दिन तक क्या होती है, रक्तस्राव होता है। क्या, रक्तस्राव। और 14th डे पर क्या होता है बच्चे लोगों, अंडोत्सर्ग होता है। 14th डे पर क्या, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि एक एग सेल मैच्योर होती है, एक अंडकोशिका, और कहाँ पर आ जाती है, अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आती, नहीं आती, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। यानी कि उस दिन अंडाशय से निकला ये जो एग सेल है, अंडकोशिका है, वो बिल्कुल रेडी है निषेचित होने के लिए, और उस टाइम पे अगर स्पर्म जो है एंटर कर गया इंटरकोर्स के दौरान शुक्राणु, तो इसको क्या कर देगा, निषेचित कर देगा। आई बात समझ में। चलिए देखिए, इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। रजोधर्म की अवधि 2 से 5 दिन, तो यानी कि जो ब्लीड होता है वो कितने दिन, 2 से 5 दिन, ठीक है। फिर देखिए आगे, अब अपन आते हैं जनन स्वास्थ्य पे, और आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कि ह्यूमन हेल्थ भी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ज़रूरी है। भाई सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, जैसे कुछ डिजीज होती है जिन्हें अपन कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। हिंदी में अपन इनको नाम देते हैं क्या, यौन संचरित रोग। क्या नाम देते हैं, यौन संचरित रोग। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट करने से एक से दूसरे में जाती है, ठीक है। तो अगर आपने फिजिकल कांटेक्ट किया है, जिसमें आपने सेक्सुअली कांटेक्ट किया है, तो एक पर्सन को अगर है तो वो दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, यौन संचरित रोग कहते हैं, यानी कि STD। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये जो डिजीज है ये किस किस की वजह से हो सकती है, या तो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से भी हो सकती है,
तो जीवाणु की वजह से होने के जो डिजीज है वो कौन कौन सी है? जीवाणु की वजह से एक तो होती है गोनेरिया, कौन सी? गोनेरिया, और एक है सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। तो ये जो है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। ये होती है नाइजेरिया गोनेरियाई की वजह से, और ये होती है ट्रेपेनोमा पैलेडम की वजह से। ये क्या है? इनका जीवाणु है जिनकी वजह से ये होती है। ये क्या है? जीवाणु की वजह से होने वाली एसटीडी। फिर आपका आता है विषाणु की वजह से भी हो सकती है। ये किसकी वजह से? विषाणु यानी कि वायरस की वजह से। जैसे आपका क्या आ जाता है? एड्स आ गया। क्या? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि किस वायरस की वजह से? HIV वायरस की वजह से होता है। ये भी क्या है? आपकी एक STD है। अगर एक पर्सन को है तो दूसरे में भी ये हो जाती है। यौन संचरित रोग जैसे सिफिलिस, गोनेरिया जो कि जीवाणु जनित है, मस्सा तथा HIV एड्स वायरस से है जनित है, तो इनको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉन्डोम्स का यूज जो है वो किया जाता है। आगे देखिए कि गर्भधारण को रोकने के लिए, अब मान लीजिए कोई एक लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको रोकने के लिए कुछ गोलियां यानी कि कुछ पिल्स जो है उसके द्वारा खाई जाती है। लेकिन उस टाइम पिल्स ले तो लेते हैं, जैसे आई पिल आती है, ये इस तरीके की अनवांटेड 72 इस तरीके की कुछ पिल आती है जो लड़कियां खा लेती है जिससे गर्भधारण नहीं हो। लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाद में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोलियों के खाने की वजह से क्या होगा? हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है, जिसकी वजह से बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग, परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। गर्भाशय में गर्भधारण को रोकने हेतु लूप का स्थापन भी किया जाता है कि कोई लड़की है प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो कॉपर टी जो है उसके गर्भ में रख दी जाती है, जिससे वो क्या नहीं होती? प्रेग्नेंट नहीं होती। लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आगे देखिए, पुरुषों में शुक्रवाहिका, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्यूबेक्टोमी, क्या? ट्यूबेक्टोमी, और एक होती है वैसेक्टोमी। दो चीजें हैं, एक है आपका ट्यूबेक्टोमी और एक है वैसेक्टोमी। देखो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? जो फैलोपियन ट्यूब है ना फीमेल के अंदर, उसको काट कर अंदर बांध दिया जाता है, जिससे भाई अंड कोशिका आए नहीं और स्पर्म उसको क्या नहीं करे? फर्टिलाइज नहीं करे। इसीलिए जो है इसको अपन कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। जब अंड कोशिका फैलोपियन ट्यूब में उसको दिखेगी नहीं तो भाई बच्चा कैसे बनेगा? नहीं ना, तो यानी कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो उसे अपन कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। एक होता है वैसेक्टोमी, तो अगर एक मेल के अंदर उसकी नलिकाओं को बांध दिया जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। तो शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणु को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। और महिलाओं में फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। आई कैन यही बात समझ में। और यहाँ पर ये क्या है? ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी का डायग्राम। देखो मेल के अंदर क्या होगा? ये जो आपकी वास डिफरेंस होती है, इनको क्या कर दिया? यहाँ से काट दिया और अंदर बांध दिया, तो इसको कह दिया अपन ने वैसेक्टोमी, यानी कि यहाँ पर अब स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। यहाँ पर क्या किया? ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है इनको क्या कर दिया? इनको काट के अंदर बांध दिया, तो यानी कि ये क्या है? ट्यूबेक्टोमी। अब जब इसमें जो है अंड कोशिका तो बनी, लेकिन इसने मान लो कि स्पर्म ने फर्टिलाइज भी कर दिया, लेकिन गर्भाशय तक तो जाएगा ही नहीं, बच्चा लगेगा ही नहीं पेट में, फिर तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आई कैन यही बात समझ में। और यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। देखिए आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा?
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा सबसे पहले, जिसमें प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो है टेस्टिस, वृषण, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है, उत्पादन करता है, जिसे अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, साथ के साथ नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरी इसमें जो अंग होता है वो क्या है, अधिवृषण, जिसमें शुक्राणुओं का स्टोरेज होगा। फिर आपकी आती है शुक्रवाहिकाएं, जिन्हें अपन कहते हैं वास डिफरेंशिया, ये शुक्राणुओं को आगे लेके जाने का काम करेगी। फिर आपके कुछ ग्रंथियां मौजूद होती है, जैसे काउपर ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कुछ विशेष प्रकार का सिक्रीशन करेगी, जिससे शुक्राणु तरल अवस्था में आ जाएंगे, गमन करने लायक हो जाएंगे। अब ये शुक्राणु किसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये क्या हुए, ये है आपके क्या, नर जनन तंत्र। अब ये जो वृषण है, वृषण कोश में स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर। क्यों, क्योंकि जो शुक्राणु है उनके परिपक्वन के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो है ये वृषण कोश में स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर। अब अपन आते हैं मादा जनन तंत्र पर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय। एक स्त्री अपने जन्म के समय सारे एग सेल लेके जो है जन्म लेती है, पैदा होती है। अब जब प्यूबर्टी आ जाती है, यौवन आरंभ हो जाता है, उसके बाद इस ओवेरी से, अंडाशय से हर महीने एक एग सेल क्या होती है, परिपक्व होती है और फैलोपियन ट्यूब में आती है। पीरियड्स के यानी कि मासिक चक्र के 14वें दिन पर ये जो एक प्रक्रिया होती है, जिसे अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग, और उस टाइम अगर शुक्राणु मैथुन प्रक्रिया के द्वारा इंटरकोर्स के दौरान अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो इसको जाके क्या कर देगा, निषेचित कर देगा। अब जब एग सेल और शुक्राणु मिल गए आपस में, तो इन्होंने क्या बना लिया, युग्मनज का निर्माण कर लिया। ये युग्मनज कहाँ पर, गर्भाशय की दीवारों पर जाकर चिपक जाता है और 9 महीने तक वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता रहता है। अब ये जो है 9 महीने तक जब इसका डेवलपमेंट चलता रहता है, तो ये किसके द्वारा मदर से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा, जिसके थ्रू ये उत्सर्जन, श्वसन का और पोषण का कार्य करता है एक बच्चा मदर के पेट के अंदर। अब आपका जो मासिक चक्र है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं। पहली बार जो पीरियड्स आते हैं उन्हें अपन कहते हैं रजोदर्शन, मेनार्च, और लास्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उन्हें अपन कहते हैं रजोनिवृत्ति, यानी कि मेनोपॉज। ये जो पीरियड्स का टाइम होता है, ये लगभग होता है 28 दिन का, जिसमें से 1 से 5 दिन के लगभग क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग किस वजह से होती है, ऋतुस्राव क्यों होता है, रक्तस्राव, क्योंकि जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, एंडोमेट्रियम, उसकी क्या होती है, शेडिंग, यानी कि वो झड़ने लगती है इस वजह से। तो इस तरीके से आपके जो है ये मादा जनन तंत्र पूरा हुआ। फिर अपन देखते हैं जनन स्वास्थ्य, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपके कुछ रोग हैं जिन्हें अपन कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, यौन संचरित रोग, यानी कि यौन संपर्क के द्वारा ये एक से दूसरे में फैलते हैं। जीवाणु जनित कौन से हैं, एक है गोनेरिया, दूसरा है आपका सिफिलिस। विषाणु जनित जैसे आपका एड्स हो गया, जो कि एचआईवी की वजह से होता है, साथ के साथ मस्सा। ये जो है क्या है, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इनको रोकने के लिए कॉन्डोम का यूज जो है वो किया जाता है। साथ के साथ कुछ जो है कई स्त्रियां गर्भधारण से बचने के लिए कुछ पिल्स का इस्तेमाल करती है, जैसे आई पिल हो गया, अनवांटेड 72 हो गया। लेकिन ये जो पिल्स हैं वो बाद में साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है, तो इनको लेना थोड़ा सा खतरनाक है। इसके अलावा जो है गर्भाशय के अंदर कॉपर टी जो है वो रखी जाती है, जिससे बच्चे पैदा नहीं हो, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मेल के अंदर वैसेक्टॉमी होती है और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी होती है। वैसेक्टॉमी जब मेल के अंदर शुक्र वाहिकाओं को काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे गमन नहीं कर पाए, उसे अपन कहते हैं वैसेक्टॉमी। और फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे जो युग्मनज है कहाँ तक नहीं पहुँचे, गर्भाशय के अंदर नहीं पहुँचे। इसको अपन कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टॉमी। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिकों के साथ। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है, रिवाइज कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।